So, so now our topic is the full stack web development. ठीक है, then हमें पहले जानना है what is the full stack development. Okay, देन वेब डेवलपमेंट क्या है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या है, देन फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है, हमारे रोड्स क्या है और हम क्या पढ़ेंगे. ठीक है, आज हमारा मेन गोल रहेगा आज के सेशंस का. ठीक है, वी कैन से एजेंडा ऑफ द टुडे सेशंस. देन इसमें मैं आपको स्टार स्टार बताऊंगा कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट सी है, बट उसमें भी ज्यादा किसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस देना है, किसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा. ठीक है, चलो. सो व्हाट इज द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट. सर व्हाट इज द वेब डेवलपमेंट, पहले हम देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. जैसे कि सिंपल है सर, आप ब्राउजर में जाओ, ब्राउजर में जाके यहाँ पे किसी भी एक वेबसाइट का आप यूआरएल यहाँ पे जस्ट पुट कर दो. ओके, एंड यू विल गेट द समथिंग. यहाँ पे आपको समथिंग यहाँ पे दिख जाएगा. वी कैन से दिस इज द वेब डेवलपमेंट, दिस इज द वेबसाइट, दिस इज द वेब एप्लीकेशंस. राइट, वो फेसबुक का है या गूगल का है या फिर यूट्यूब का है, डजंट मैटर. आपको सिर्फ आपके यहाँ से आपके यूआरएल में जाके जस्ट आपको यूआरएल पुट करना है. देन एक यूआरएल जाएगा सर्वर से और डेटा कुछ लेके आपको यहाँ पे शो करवाएगा. ठीक है, और वी कैन से हाँ ये एप्लीकेशन हम इसको यूज करते हैं. राइट ना, दिस इज माय वेब साइट, दिस इज माय वेब एप्लीकेशंस, हम ऐसे बोलते हैं. अब इसको थोड़ा हमें पोस्टमार्टम करना है इस टर्म्स को, एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर. ठीक है, ओके. देखिए, व्हाट इज द वेबसाइट एंड व्हाट इज द वेब डेवलपमेंट. ओके, व्हाट इज द वेब पेज, इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं. सी, सबसे पहले हम जाते हैं कि हमने पहले क्या किया कि सबसे पहले हमने एक ब्राउजर लिया. ओके, हमने क्या किया, एक ब्राउजर लिया और हमारे पास एक सर्वर है. ठीक है, अब सर्वर क्या है क्या नहीं है, धीरे धीरे इन टेक्निकल टर्म्स के ऊपर हम आ जाएंगे. बट फिलहाल इतना समझ लो कि सर्वर इज नथिंग बट द एप्लीकेशन which is installed on higher configuration machine at a centralized location, and the functionality of the service to give the request and give the response, take the request, give the response. ये एक रिक्वेस्ट लेती है, रिस्पॉन्स देती है, रिक्वेस्ट लेती है, रिस्पॉन्स देती है, और एक सेंट्रल लोकेशन पे फाइबर ऑप्टिक केबल में कनेक्टेड होती है. जैसे कि गोडैडी ले लो, एक कंपनी है जो सर्वर हमें प्रोवाइड करती है. वो बोलती है कि अपना एप्लीकेशन यहाँ पे रखो ताकि एनीवन कैन एक्सेस एनीवेयर. दिस इज कॉल्ड एज अ रिमोट सर्वर. दिस इज कॉल्ड एज अ रिमोट सर्वर. ठीक है, ओके. सो बहुत सारी कंपनीज है जो रिमोट सर्वर हमें प्रोवाइड करती है. ठीक है, उसके बारे में आगे देखेंगे. पहले सर्वर है मेरे पास. सो ये है कि हमारे जो एप्लीकेशन है, जो हमारा एप्लीकेशन है यहाँ पे है, हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सर्वर पे पड़ा है. ठीक है. सो हम चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम एक्सेस करें. कहाँ से एक्सेस करें, यहाँ से, ब्राउजर के, जो ब्राउजर के सबसे टॉप पे यूआरएल होता है ना, यहाँ से हम उसको एक्सेस करना है. तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, जनरली हम एक्सेस कैसे करते हैं उसके लिए. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेनली https://www.something google.com, ये हमारा होता है यूआरएल. इसको क्या बोलते हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके. सो यहाँ से क्या होती है, सिंपली हमारी एक जो रिक्वेस्ट होती है ना, ये रिक्वेस्ट जाती है हमारे सर्वर के पास, जिनको हम बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट. क्या बोलते हैं इनको हम, HTTP रिक्वेस्ट. HTTP रिक्वेस्ट. व्हाट इज HTTP रिक्वेस्ट. सो HTTP इज एन एक प्रोटोकॉल होता है. क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अब इस प्रोटोकॉल की मदद से हम सर्वर को हिट करते हैं. सो इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट हेडर पार्ट होता है हमारा, जैसे हमारे सिस्टम का आईपी होता है, लोकेशंस होता है, उसके साथ कंटेंट होते हैं, मेटा डेटाज होता है, बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं जो हम सर्वर को सेंड करते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दिस सर्वर, ओके, ये सर्वर पे जाके हमें एक रिस्पॉन्स देगा. ऑब्वियसली हमें क्या देगा, ये यहाँ से एक रिस्पॉन्स देगा. ओके, जिसको हम बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स. ठीक है, बेसिक टर्म्स है, बस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. HTTP रिस्पॉन्स. ठीक है. सो एक रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स मिलता है. कहाँ पे मिलता है, ये हमारा ब्राउजर है. ये क्या हमारा ब्राउजर है. दिस इज अवर द ब्राउजर. ठीक है, ये हमारा ब्राउजर है, ये हमारा सर्वर है. इस आर्किटेक्चर को पहले हमें समझ लेना है. ठीक है, ताकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी. सो ब्राउजर है, सर्वर है, तो हमेशा ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है, जिसको हम बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट. एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल की मदद से रिक्वेस्ट सेंड की जाती है. नेटवर्क में बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, TCP होता है, TCP IP होता है, राइट, IP होता है, राइट, IPv4 वगैरह बहुत सारे होते हैं, FTP प्रोटोकॉल होता है, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स होते हैं. ठीक है, नेटवर्क थ्योरी में हम नहीं जाएंगे. देख, इस प्रोटोकॉल की मदद से डेटा सर्वर पे जाता है और वहां से एक रिस्पॉन्स हमें मिलता है. ओके, जो रिस्पॉन्स, जब हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो रिस्पॉन्स जो है ये हमें यहाँ पे शो होता है. ठीक है ना, तो गूगल का पेज हमें यहाँ पे शो होता है ब्राउजर पे, ऑब्वियसली. देन हम इसको बोलते हैं, देन हम
इस जो रिस्पॉन्स मिलता है ना, इस चीज को बोलते हैं दिस इज माय वेब पेज। ठीक है, दिस इज माय वेब पेज। हम क्या बोलते हैं इसको, ये मेरा वेब पेज है। हम इसको क्या डिफाइन करते हैं, वेब पेज। फिर क्वेश्चन आ रहा होता है, सर व्हाट इज द वेब पेज? एकदम सिंपल, ओके। द थिंग्स which is understand any web browser is nothing but the web page. The things which is understand the any web browser, आपके पास ब्राउजर कौन सा भी हो, डजंट मैटर, बट ब्राउजर अगर कोई चीजें अगर वो आपके ब्राउजर को अंडरस्टैंड होती है, ब्राउजर सपोर्ट करता है, ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, इज नथिंग बट द वेब पेज। विदाउट ब्राउजर किधर भी रन कर लो, डजंट मैटर, ये हमारे लिए वेब पेज नहीं है। वेब पेज उसी को बोलेंगे जो हमारे ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है। फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, कोई भी ले लो, एनीथिंग, राइट? दिस इज अवर द वेब पेज। ओके, देन ये होम का वेब पेज हो सकता है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, रजिस्ट्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस एंड द कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस, देन हमारी वेबसाइट क्रिएट होती है। द कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस हमारी वेबसाइट क्रिएट होती है, जैसे होम है, अबाउट अस, करियर, कॉन्टैक्ट, रजिस्ट्रेशन, इन सब का मिलकर देन हमारा क्या होती है, एक वेबसाइट क्रिएट होती है। ठीक है, सो वेब पेज का मतलब होता है the things which is understand the any web browser is nothing but the web page. Okay, then यहाँ पे दिखाई देता है जैसे मानो गूगल का पेज है, सो हम यहाँ पे आते हैं, समथिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ चीज हम यहाँ से क्या करते हैं, सर्च करते हैं, राइट ना? समथिंग यहाँ से हम वॉट एवर गूगल सर्च इंजिन है, समथिंग हम डेटा क्या करते हैं, सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हाँ CNC वेबबोर्ड, आई वांट टू सर्च समथिंग, राइट? ओके, एग्जांपल ले लो। तो ये हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं और रिक्वेस्ट जो अगेन सर्वर पे हिट करती है, सर्वर पे जाती है और कुछ डेटा यहाँ से प्रोसेस होके हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके देती है एज अ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखो कि हर बार हमें दो जगह पे काम करना होता है। एक होता है कि एक ब्राउजर, ताकि वो वहां पे कुछ मैनिपुलेशन, जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, यहाँ पे कोई यूजर एंटर करता है इनपुट्स एंड डेटा देन सर्वर पे जाता है, देन सर्वर इसको रिफ्लेक्ट यानी कि फेच करके कुछ मैनिपुलेशन करके देन आपको एक रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, जब रिक्वेस्ट सर्वर पे आती है ना, जब रिक्वेस्ट आपकी जब सर्वर पे आती है ना, तब सर्वर पे डायरेक्टली हर एक डेटा नहीं अवेलेबल नहीं होता है। सो एवरीथिंग इन अ डेटाबेस, एवरीथिंग इन अ डेटाबेस। तो जो डेटा होता है ना, ये आपके कहाँ पे होता है, अपने डेटाबेस के अंदर होता है। इसके अंदर होता है अपने डेटाबेस के अंदर। तो ये क्या करता है, अपने डेटाबेस के पास जाके हर एक चीज को यहाँ से निकाल देता है। वी कैन से दिस इज डेटाबेस। ओके, अब हमारा सर फ्लो देखो। सर्वर डेटा सॉरी, ये उसमें होता है ना, एसक्यूएल सर्वर पे वाला डेटा। दिस इज द डेटाबेस, यानी कि एनी टाइप ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस तो अलग अलग कंपनी का है। डेटाबेस का काम होता है टू स्टोर द डेटा एंड वी कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द योर डेटाबेस। देन डेटाबेस डजंट मैटर, देन माइस्क्यूएल होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है, पोस्टग्रेड होता है, देन IBM2, DB2, देन MongoDB, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ओरेकल है, अलग अलग हम्म। कंपनी के अलग अलग डेटाबेसेस है, राइट ना? सो एनी डेटाबेस, राइट ना? जैसे एसक्यूएल सर्वर लोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का आएगा, है ना? माइस्क्यूएल लोगे तो ओरेकल का आएगा, अगेन ओरेकल ओरेकल कॉर्पोरेशन का आता है ना? मोंगोडीबी अलग अलग कंपनीज के, तो अलग अलग डेटाबेस अलग अलग कंपनीज के होंगे। एनीथिंग, कुछ भी डेटाबेस हो, बट डेटाबेस होगा। ठीक है, क्लियर? सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे आती है सबसे पहले। ओके, सिनारियो को समझ लेना। डेटा हमारा रिक्वेस्ट सर्वर पे, जैसे हमने गूगल पे समथिंग डाल दिया, ये सर्वर आ गया, सपोज गूगल का सर्वर है, यहाँ पे जो भी सर्वर है, सर्वर पर रिक्वेस्ट हमारे आ गई। फिर ये क्या करता है, डेटाबेस में जाके सर्च करता है कि हाँ इस नाम का डेटा अवेलेबल है क्या, इसका कुछ कंटेंट अवेलेबल है क्या, एनीथिंग जो भी रहेगा डेटाबेस से रिक्वेस्ट लेगा, डेटाबेस को, डेटाबेस से क्यूरी फायर करके समथिंग सिलेक्ट स्टार वॉट एवर क्यूरी फायर करके एक डेटा फेच करेगा, यहाँ पे लेके आएगा। देन इसको फिल्टरिंग करेगा, फिल्टरिंग भी करेगा, कहाँ पे दिखाना है, कैसे दिखाना है, कलर में लिंक है तो ब्लू कलर में आनी चाहिए, समथिंग उसको हाईलाइट करके मैनिपुलेट करके एंड देन रिस्पॉन्स आपको भेज देगा आपके ब्राउजर को। देन हम आपको यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स वगैरह शो होते हैं। ठीक है, एक ऐसे सीन चलता है, कोई भी एक वेब पेज ले लो, ऐसे हमारा वर्क होता है। तो यहाँ पे देखो हम तीन जगह पे काम करते हैं, दे आर द 3 लेवल। ओके, फर्स्ट लेवल आपको समझ में आया होगा कि this is of the first level, right? This is the second level and this is of the third level. ठीक है, हम तीन लेवल पे काम करेंगे। ओके, एक रहेगा ब्राउजर, एक रहेगा सर्वर और एक रहेगा डेटाबेस।
ओके तो पहले कंपनी में क्या होता था, इस टाइप का कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना, जैसे फेसबुक पे आप कमेंट्स करते हो, कमेंट्स करोगे फेसबुक से, डेटा सर्वर पे आएगा, डेटा में स्टोर होगा और आपको रिफ्लेक्ट होकर फिर से दिखाई देगा योर कमेंट सबमिटेड, राइट समथिंग। ओके कोई आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ पे डेटा यूजर है ना, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे होता है एंड यूजर, जो देखता है हम है, एंड यूजर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं एंड यूजर, ठीक है। सो एंड यूजर क्या होता है कि वेबसाइट को देखता है, वो क्या करता है कि रिक्वेस्ट हमेशा सेंड करेगा, ओके जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, रिक्वेस्ट सेंड किया, ओके देन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जो भी डेटा था सर्वर पे चला जाता है, सर्वर पे क्या होता है डेटा को फेच करके मैनिपुलेट किया जाता है कि कौन सा टाइप का, जैसे आप बैंक का प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई बुकिंग एप्लीकेशन बनाते हो, आपको पुणे टू मुंबई ट्रैवलिंग करना है, उसके लिए आपको बुकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना, लाइक दैट। सो एक रिक्वेस्ट यूजर का है पुणे टू मुंबई ट्रैवलिंग बस के लिए, देन रिक्वेस्ट आएगा, सर्वर उसको फेच करेगा और डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि पुणे टू मुंबई बस कौन सा अवेलेबल है, और जो भी डेटा मिलेगा उसको फेच करके यूजर को यहाँ पे यूजर इंटरफेस में शो करवा देगा कि ये अवेलेबल है। देन यूजर फिर से बोलेगा कि हाँ ये वाली बस मुझे बुक करनी, इस पे क्लिक करेगा, अगेन डेटा सर्वर पे आएगा, सर्वर वाला उसको फेच करेगा, मैनिपुलेट करेगा एंड देन डेटाबेस में जाके फाइनली स्टोर करके आपका टिकट बुक करके देन एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा और आपके बुक के टेबल में जाके डेटाबेस में स्टोर कर देगा। देन आपको वही जो आईडी यूनिक आईडी क्रिएट हुआ है ना, डेटाबेस में फेच करके फिर से आपको शो करवाएगा, दिस इज योर द बुकिंग आईडी। ये आप कभी भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कभी थर्ड पार्टी कोई जैसे एजेंट होता है ना, एजेंट क्या करेगा आपका टिकट आईडी कंफर्म करने के लिए जो आपको टिकट मिला है ना वो यहाँ पे डाल देगा, समझ लो, ठीक है। ये क्या करेगा यहाँ पे डाल देगा आपका जो आपको आईडी मिला है, वो आईडी इस डेटाबेस सर्वर पे कनेक्ट होगा, डेटाबेस में जाके वो आईडी चेक करेगा कि इस आईडी का यूजर नेम क्या है, किसने बुक किया है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, पूरा का पूरा डेटा इसको मिल जाएगा। सो डेटाबेस है ना, डेटाबेस कहाँ पे, सर्वर के साथ है, मैंने ब्राउजर के साथ कनेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा आर्किटेक्चर को समझ लो, मैंने सर्वर के साथ इस डेटाबेस को कनेक्ट किया है एंड सर्वर हमारा सेंट्रलाइज होता है कि एनीवन कोई भी इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तो, एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, एनीवेयर राइट, ओके कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये कनेक्शन जो होता है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू होता है, ठीक है। देन तो ये कोई एजेंट यहाँ से लेगा, एग्जांपल और एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कि फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर किया है, एग्जांपल है ना, ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से आपने ऑर्डर किया, सर्वर पे आया, चेक किया किसका ऑर्डर करना है, डेटाबेस में देखा उसकी अवेलेबिलिटी है, तो उसने क्या किया, आपका जो भी डिटेल्स था लॉगिन का एक टेबल बना के उसके अंदर स्टोर कर दिया, आपने कौन सा आइटम बुक किया, क्या क्या उसकी प्राइस क्या है, ओके पेमेंट हुआ, सक्सेस एक्नॉलेजमेंट, उसका एक आईडी जनरेट होगा, सब सारी डिटेल्स आपका टेबल में स्टोर करके रखा। देन यूजर को दे दिया कि ये आपका एक्नॉलेजमेंट है, ये आपका आईडी है, कंसाइनमेंट आईडी है, इस आईडी से आप ट्रैक कर सकते हो आपका प्रोडक्ट कहाँ तक आपका आया, डिलीवरी कहाँ तक है, कब कब मिलेगा, क्या क्या होगा, एवरीथिंग। सो आप क्या करते हो, देन फ्लिपकार्ट के जो उसका लॉजिस्टिक का जो वेबसाइट है वहां पे जाते हैं और अपना आईडी यहाँ पे डालते हैं, सर्च करते हैं, तो ये सर्वर पे जाके उसी डेटाबेस से डेटा निकाल के आपको देता है। तो सर्वर का समझ लो फायदा कितना है, एक जगह पे आप रखो, एनीवेयर एनी वन कैन एक्सेस। इसलिए तो 90s का जमाना गया, 90s के पहले क्या होता था, सब सारे लोग है ना सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन बनाते थे, सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन। सर व्हाट इज द सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन, सी सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन, सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन देख रहे हैं ना सब सारे सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन है, जिनको है ना, जिनको हमें सर्वर पे नहीं, हमारे ब्राउजर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है। जैसे कि देखो ये ब्राउजर है या फिर कोई भी ये पेंट है, देखो ये भी क्या एक सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन है जिनको हमें हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है, जब इंस्टॉल करते हैं तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। ये होता है हमारा सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन जो 90s तक हम यूज करते आ रहे थे, जो यूज किया जाता था, बनाते थे, मेक करते थे C++ टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है 90s के पहले, ठीक है C++। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अरे C++ का यूज करके तो हम चलो सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन तो बना रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ये एप्लीकेशन अगर मानो कि चलो ये मेरा क्रोम है, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, यही यही क्रोम आप आपके सिस्टम में एक्सेस नहीं कर सकते हो। सर व्हाई, दिस इज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो बनाया जाता है सिर्फ एक सिस्टम के लिए। सो सोचिए कि बैंक एप्लीकेशन है, 90s में जो बैंक एप्लीकेशन बनते थे, अगर आपको कोई ट्रांसफर करना पैसे तो बैंक में जाना पड़ता था, उसको बोलना पड़ता था इस बैंक से इस अकाउंट नंबर पे पैसे ट्रांसफर कर दो, ओके। चेक अगर आपको चेक दे रहे हो तो चेक डिपॉजिट होने के लिए एक महीना महीना जाता था, राइट ना। सो उन्होंने समझ लिया प्रॉब्लम, जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे डेवलपमेंट होती है, याद रखना।
अगर आपको कभी भी प्रोजेक्ट में, कंपनीज में जब कोई प्रॉब्लम्स आते हैं ना, समझ लेना अगर आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो ना तो आप मास्टर हो। क्यों? जहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो निकाल निकाल के देगा ना, वही कंपनीज में टिके रहेगा, वही आगे जाएगा, वही सीईओ तक, एसीईओ तक, कोई कंपनी का एसीईओ भी बन सकता है। ओके, बट जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा ना, वो जैसे वहां पे सैलरी लेके बैठ जाएगा, याद रखना। इसलिए कम देखो, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा, तो उसको सॉल्यूशन को ही ढूंढना होता है। तो सीसी प्लस प्लस का प्रॉब्लम ये था कि सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन है जो हम एक ही सिस्टम पे बना सकते हैं, दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारी कंपनीज ने काम करना स्टार्ट किया, एंड अलग अलग टेक्नोलॉजी आपको आगे मिल गया, मैं आपको बता दूंगा आगे क्या होगा, ठीक है। तो सिस्टम बेस से उनको क्या करना था कि यार एक ही सिस्टम पे एप्लीकेशन नहीं चलाना है, एक ऐसा एप्लीकेशन बना दो जिससे हमारा बिजनेस ग्रो हो, ताकि कोई कस्टमर को बैंक में आने की जरूरत ना पड़े। ओके, वो उधर ही अपना खुद मैनेज कर सके, राइट ना। सो हम क्या करेंगे, तो लोड, लोगों का फ्लो कम करेंगे। देखो एप्लीकेशन क्यों बनाते, हम यूज करने वाले लोग हैं, राइट ना, वी आर द पीपल, हम यूज करेंगे, हमारा काम आसान करने के लिए, हमारे कुछ चीजें इजीनेस करने के लिए एप्लीकेशन बनते हैं ना। सो उन्होंने वही प्रॉब्लम को फाइंड किया, सोचा कि नहीं सिस्टम बेस्ड नहीं, हमें जो एप्लीकेशन क्रिएट करने वो सब सारे रिमोट बेस्ड होने चाहिए। व्हाट? रिमोट बेस्ड, राइट। सो रिमोट बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है सर? रिमोट बेस्ड एप्लीकेशन का सिंपल मतलब है एक ऐसा एप्लीकेशन बना दो, एक सर्वर पे रखो, ताकि उस एप्लीकेशन को कोई भी एनीवेयर एनीवेयर किधर से एक्सेस कर सके। ओके, एंड ये टर्म्स देन 90s के बाद मार्केट में आ गए कि रिमोट बेस्ड एप्लीकेशंस। तो उन्होंने क्या किया, बैंक का एप्लीकेशन सिस्टम पे नहीं, सर्वर पे रख दिया, बना के सर्वर पे डेटाबेस रख दिया, और ये जो एंड यूजर ने उनको बोला बस आप ऑथेंटिकेशन करके जो भी एक्टिविटीज करना है आप कर लो, ट्रांसफर करना है कर लो, विड्रॉ करना है किसको ट्रांसफर करना है, विड्रॉ करना है तो भी एटीएम में जाके कर सकते हो, एटीएम भी एक एप्लीकेशन से है जो सर्वर से कनेक्ट होता है, राइट ना, है ना। ओके, वहां पे कोई मैजिक नहीं है कि ऑटोमेटिकली होगा, उसके बाहर भी जाके देखो ऐसा एंटीना लगाया, वो किधर किधर ना किधर सर्वर को हिट करता है ना। ये सब सारी चीजें, सर्वर पे डेटा जाता है, वहां से ऑथेंटिकेशन होता है, देन आपके डेटाबेस से डेटा उठा के आपको शो किया जाता है कि आपका बैलेंस कितना है, आप कितना विड्रॉ कर सकते हो। सो सिस्टम को सेंट्रलाइज बना दो ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े, आपका मार्केट बढ़े। बस वही सोच के उन्होंने रिमोट बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर आ गए। रिमोट बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो उनके पास तीन चीजें सामने आ गई। कि फर्स्ट चीज थी कि एंड यूजर, यूजर को क्या दिखाना है, क्योंकि मेरा सर्वर तो यूएसए में, मानो गूगल का सर्वर है यूएसए में, और हम लोग हैं इंडिया से एक्सेस कर रहे हैं ना। सो हम तो यूएसए में जाके तो पेज पे एक्सेस नहीं कर सकते वहां पे जाके, राइट। हमें तो इधर से एक्सेस करना है, तो यूजर, जो यूजर है ना, यूजर को एज पर योर एप्लीकेशन एक यूजर इंटरफेस बना के दो। क्या बना के दो? यूजर इंटरफेस, यूआई जिसको हम बोलते हैं यूआई, एक यूजर इंटरफेस को बना के दे दो, कि ऐसा यूजर इंटरफेस ताकि, है ना, वो आसानी से समझ सके कि आपका बैकएंड का एप्लीकेशन क्या है, बैकएंड सर्वर एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट ना। एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आपका है फेसबुक का आपका एप्लीकेशन है, राइट। फेसबुक बोलता है कोई भी न्यू यूजर आता है तो उसके हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है, बट वो क्या करेगा, देन एक फॉर्म क्रिएट करेगा और यूजर को देगा, तो यूजर यहाँ पे देख लेगा ना, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये हमें डालना है, राइट। तो क्या किया हमने, एज पर यूजर यूजर इंटरफेस क्रिएट किया और बोला यूजर को कि ये है, ये डेटा है, आपको फिल करना है, और जो भी आप डेटा यहाँ पे डालोगे, सबमिट करोगे, डेटा सर्वर पे आएगा, देन हम बैकएंड से डेटा को फेच करेंगे और एक डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देंगे। सो एवरी टाइम उनको यूजर इंटरफेस क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट पड़ गई। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर पे है, आपका स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, सर्वर पे है, बट यूजर एक्सेस कहां से करेगा? ब्राउजर से। तो एज पर आवर बैकएंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, उसका जो यूजर इंटरफेस होगा यहाँ पे हमें बना के देना है। जैसे देखो ना, एक एटीएम का एग्जांपल ले लो, आप जब एटीएम में जाते हो, है ना, कोई प्रोग्राम नहीं लिखना होता है ना, तो वहां पे एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करके दिया आपको, एंटर योर पिन, समझ में आ रहा है ना आपको, यू आर द एंड यूजर। हाँ, पिन एंटर करना है आपका, 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, एंटर किया, एंटर जैसे करोगे, हाँ, देन ऑथेंटिकेशन सर्वर पे डेटा गया, चेक किया डेटाबेस में जाके, हाँ ये ऑथोराइज यूजर है, देन उसी के रिलेटेड जो भी डेटा है वो दे दो, जैसे उसका बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, इन सारी चीजें, और उसको ऑप्शन दे दिया कि विड्रॉ करना है, बैलेंस इंक्वायरी करनी है, इस सारे, देन वो बोलता है मुझे विड्रॉ करना है, विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ पे उसने क्लिक करता है, फिर से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, देन सर्वर पे वो बोलता है कि विड्रॉ करना है,
बैंक कितनी अमाउंट विड्रॉ करनी है ना, आपको यूआई मिलता है ना फिर से कितना अमाउंट विड्रॉ करनी है, हाँ 10,000, फिर से सर्वर पे आएगा, डेटाबेस में जाएगा, चेक करेगा पहले कि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है या नहीं, हाँ उतना 10,000 से ग्रेटर है चलेगा, तो 10,000 आपको निकाल के यहाँ पे दे देगा अथॉन्टिकेट, मतलब ये जो मशीन है ना यहाँ पे यूजर इंटरफेस वाली एटीएम, उसको एक इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको 10,000 उसको देना है, तो मशीन आपको 10,000 निकाल के दे देगी, ठीक है ना। सो बिहाइंड से कुछ कुछ भी एप्लीकेशन ले लो, देन उसके लिए एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करना होता है। अगर आपका एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत सिक्योर है, बट वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो कोई भी आपका एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा, याद रखना। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, 6-7 साल पहले, 2015 के पहले ना, अगर आपने कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट देखी है, किसी बैंक की वेबसाइट देखी है ना, आप बोलोगे आजकल की डेट में अगर वही वेबसाइट अगर रहती ना, आप लोग बोलते हैं कितनी बकवास वेबसाइट है, उसका ढंग से यूआई भी नहीं है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, राइट ना, कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए ताकि सामने वाला इजी अंडरस्टैंड कर सके। इसलिए यूजर इंटरफेस इज अ वर्ल्ड टॉप 10 में आता है जॉब के लिए, 6 5 6 नंबर पे आता है। यूआई सिर्फ यूजर इंटरफेस के ऊपर जो जॉब्स होती है ना वर्ल्ड में, आप देखोगे ना यूआई एंड यूएक्स आता है, यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको, यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस। सो उनका जॉब क्यों बढ़ा, क्योंकि एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल जैसे फेसबुक है, आप मानते हो ना कि फेसबुक इज अ बिग एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड, है ना, गूगल के बाद फेसबुक का नाम आता है टॉप मोस्ट बिग एप्लीकेशंस में। इतना बड़ा एप्लीकेशन है और आप यूज ऐसे करते हो, चाइल्ड है ना, मतलब 10 5 5 6 साल का बच्चा भी फेसबुक यूज कर सकता है, कर सकता है। यूट्यूब को देखो ना, यूट्यूब है ना, 2 2 साल के बच्चे, 2 साल नहीं 1 साल का बच्चा यूज करता है उसको। वाई? बिकॉज उसका सिस्टम पीछे कितना स्ट्रांग है। इससे बेस्ट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको कितना इजीनेस से एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो यूजर इंटरफेस, जैसे ऐसा नहीं ना किसी को यूट्यूब सीखना है, फेसबुक सीखना है, कोई 1 साल 1 महीने का उसको ट्यूशन लगाना है, क्लास लगाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूजर इंटरफेस पे फोकस किया और यूजर इंटरफेस इतना स्ट्रांग बनाया ताकि एनीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि पीछे वाले सर्वर को क्या रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट देता है, एंड जो रिक्वायर्ड सर्वर को पता है कि यूजर को क्या चाहिए, उसके हिसाब से वो आउटपुट देता है, दैट्स इट। देन तो हमें पहले इसको क्रिएट करना होगा। अगर आपको एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना तो हमें इस यूजर इंटरफेस को क्रिएट करना होगा। वो यूजर इंटरफेस हमारा एज पर सर्वर एप्लीकेशन के हिसाब से रहेगा कि सर्वर एप्लीकेशन क्या, बैंक का है, आपको क्या ट्रांसफर करने हैं ना पैसे, तो आपको यूजर को एक यूजर इंटरफेस बना के देना होगा कि किसको ट्रांसफर करना है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, करेक्ट। तो एज पर वो रिक्वायरमेंट एक यूजर इंटरफेस हम यहाँ पे बना के दे देंगे, राइट, ओके, यहाँ पे हम बना के दे देंगे। देन जो डेटा सर्वर पे आएगा तो मैनेज होगा व्हाट एवर आगे ये प्रोसेस। सो हमें इस चीज को क्रिएट करना है, यानी कि जब हम डेटा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और समथिंग ब्राउजर पे जो डिस्प्ले होता है उसको बोलते हैं वेब पेज, द थिंग्स व्हिच इज अंडरस्टैंड द वेब ब्राउजर। और हमारा जो यूजर इंटरफेस होगा, हम तो एंड यूजर यहाँ पे, हम तो हमेशा ब्राउजर से ही रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, राइट ना, तो हमारे लिए ब्राउजर होता है क्लाइंट साइड, इज अ क्लाइंट साइड बिकॉज एनीवन कैन एक्सेस, राइट ना, ये ब्राउजर से कोई भी एक्सेस करेगा, तो जो भी कंटेंट है ब्राउजर को अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर वो चीज आपकी ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है तो आपका यूजर इंटरफेस बनेगा। अगर ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है तो यूजर इंटरफेस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कोई कोई भी वेब एप्लीकेशन आपका ब्राउजर से ही रन होने वाला है, ठीक है। सो यूजर इंटरफेस, राइट ना, जिसी को हम बोलते हैं हम फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्यों सर? क्योंकि एंड यूजर यहाँ पे होता है जो ब्राउजर को देखता है और ब्राउजर से रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर पे क्या हो रहा है, डेटाबेस में क्या हो रहा है, उसको थोड़ी ना पता होता है, तो डेटाबेस तो हमारा यूएसए में। सो वो होता है, वो यहाँ पे होता है जो ब्राउजर के सामने बैठ के रिक्वेस्ट सेंड करता है और रिस्पॉन्स को देखता है, इसीलिए उसको बोला जाता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड उसके लिए क्या है, फ्रंट एंड है, ओके। तो ये यहाँ पे उसने जो भी चीजें यहाँ पे रिक्वेस्ट दे दी, रिस्पॉन्स सर्वर पे जाता है, रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है और समथिंग रिस्पॉन्स आता है, उसको पता नहीं बैकएंड में क्या हुआ, राइट ना, तो उसको बोलते हैं बैक एंड। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैक एंड, बिकॉज ये सर्वर, बैक एंड इज नथिंग बट द सर्वर। क्यों? क्योंकि बैक एंड यानी कि उसका पिछला पार्ट, जो यहाँ पे जो एंड यूजर ना, एंड यूजर उसको कुछ भी पता नहीं कि वहां पे क्या हो रहा है, बस समथिंग हैपन, जिसको बोलते हैं बैक एंड, ओके। एंड जो बैक एंड वाला क्या करता है, इस सर्वर से जो भी चीज चाहिए, जो भी स्टोर करना है, जो भी रिट्रीव करना है, वो करता है हमारे डेटाबेस से। सो दिस इज ओवर द डेटाबेस, ओके। देन देन अगर अगर आपके पास
ये चीज बनाने के लिए, यूआई बनाने के लिए अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, यानी कि यूआई डेवलपर, यानी कि वेब डिजाइनर। इन सारी चीजें यहाँ पे आती है। आपके पास ना सर्वर पे रन होने वाली टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो आप बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, यानी कि सर्वर साइड डेवलपर। आपके पास बस इसका नॉलेज है डेटाबेस का, तो आप डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस डेवलपर, या फिर इसको हम बोलते हैं एसक्यूएल डेवलपर, राइट? ओके, तो आप एसक्यूएल डेवलपर बन सकते हो। बट अगर एक पर्सन है जिसके पास इन तीनों का नॉलेज है ना, देन वो बन सकता है फुल स्टैक डेवलपर, याद रखना। तब वो क्या बन सकता है? फुल स्टैक वेब डेवलपर। कब बन सकता है? जब वो ब्राउजर पे भी काम करे, सर्वर पे भी एबल टू वर्क ऑन द सर्वर एंड आल्सो एक्सेसिंग द डेटाबेस, तभी वो बनेगा आपका, क्या बनेगा? फुल स्टैक डेवलपर। इसीलिए फुल स्टैक डेवलपर को डिमांड है। एक ही फुल स्टैक डेवलपर मिनिमम मिनिमम 3 लोगों का काम करता है। जो पहले 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 जो डिजाइन, जो पहले स्ट्रैटेजीज थी ना कंपनी के वर्क करने की ना, कुछ इस तरह की थी। फ्रंट एंड पे काम करेगा, बैक एंड पे काम करेगा, डेटाबेस पे काम करेगा। कितनी भी स्मॉल कंपनी में भी आप जाओगे ना, स्मॉल, सबसे स्मॉल, जो 5,000 सैलरी देती है, उस कंपनी में जाओगे ना, तो भी वहां पे 3 लोग बिठा देते हैं, फ्रंट एंड के लिए, सर्वर के लिए एंड डेटाबेस के लिए। अब वो स्ट्रेटेजी निकल गई। आप टीसीएस में भी जाओगे और इन्फोसिस में भी जाओगे ना, तभी आपको फुल स्टैक डेवलपर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक ही आदमी तीनों को समझ सके, देन बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको पता है ना सर्वर पे क्या होता है, डेटाबेस में क्या होगा, देन आपको फ्यूचर आइडिया नहीं है कि डेटा कैसे आता है, कहाँ से आता है, हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नथिंग। उसको सिर्फ डिजाइनिंग का काम होता है। कोई बोलेगा ये है, ये करना है, बस वही करेगा वो, दैट्स इट। वो खुद कुछ सोच ही नहीं सकता है। देन आपका जो प्रोजेक्ट है ना, वो लिमिटेड बन जाता है। उन्होंने रिक्वायरमेंट कर ली कि यार जो यहाँ पे काम करते हैं उसको इसका भी आइडिया होना चाहिए। चाहे आप यहाँ पे काम कर लो, सिर्फ आपके लिए टास्क इतना ही है, फिर भी यू शुड नो द सर्वर साइड के, सर्वर पे क्या होता है। आप सर्वर पे काम कर रहे हो ना, सिर्फ सर्वर पे आप काम कर रहे हो, हाँ डेटा आता है, दे दिया किसी को, बट डेटाबेस आप डेटा निकाल के लेके आओगे, तो उसको फ्रंट एंड पे किस तरीके से डिजाइन करना है, कौन से कलर में, कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कौन से टाइप में डेटा चाहिए, ये उसको पता ही नहीं है। ये तो फ्रंट एंड वाला काम कर रहा है, तो उसको फ्यूचर का आइडिया नहीं है। व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट उसको पता नहीं है। देन आगे इसके लिए वो लिमिटेशन बन जाते हैं, है ना? तो डेटाबेस के लिए तो आपको समझ में आओगे कि डेटाबेस वाला तो कुछ कर भी नहीं सकता है। जो डेटा आएगा बस उसी को मैनिपुलेट कर लो बस, ठीक है ना? तो उन्होंने सोचा कि नहीं, प्रोजेक्ट में कमियां हैं। अगर प्रोजेक्ट 3 लोगों पे डिपेंडेंसी करके बैठेंगे ना, अगर इसमें से एक भी नहीं रहेगा ना, तो बाकी लोगों का काम स्टॉप है। इसीलिए इसीलिए फुल स्टैक डेवलपमेंट लास्ट 3 ईयर से बढ़ने लगा। हर एक कंपनी सोचने लगे कि नहीं, ऐसा बंदा चाहिए बस तीनों जगह पे काम करे, है ना? अगर हम तीनों जगह पे जिसके पास नॉलेज है उसको हायर करें, चाहे मैं उसको सिर्फ डेवलपर, सर्वर साइड ही डेवलपर बना दो, सब सिर्फ मैं उसको सर्वर साइड का ही नॉलेज दूं या फिर वर्क दूं, बट उसको पता होना चाहिए फ्रंट एंड क्या है। समझ में? ओके, ठीक है। अगर आप स्मॉल कंपनी में जाते हो ना, तो आप तो वहां पे 3 लोग है ही नहीं, एक ही है जो तीनों के ऊपर काम कर रहा है, दैट्स इट। और बड़ी कंपनी में भी जाते हो तो भी सबका नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेटाबेस से डेटा लेके आते हो ना, तो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है कि डेटा किस तरीके से शो करना है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा कॉल होगा, कौन सी इवेंट फायर होगी, कौन से इवेंट पे डेटा आएगा। जैसे यहाँ पे फेसबुक में लाइक बटन दिखाई देता है आपको, लाइक पे क्लिक करने के बाद डेटा सर्वर पे जाएगा। देन तब पता होना चाहिए कि अरे हाँ, यहाँ पे कुछ इवेंट फायर हो चुकी है, ऑन क्लिक की, देन डेटा हमारे यहाँ पे मिल रहा है, देन उसके हिसाब से मैनिपुलेट करके आपको रिस्पॉन्स देगा। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्यों ट्रेडिंग बन रहा है, बिकॉज कुछ बचता ही नहीं ना, सब सारा तो वही कर रहा है ना? अब जो ज्यादा काम करेगा उसके लिए ज्यादा सैलरी भी मिलेगी, वैल्यू भी उसके लिए ज्यादा रहेगी। मल्टीटास्किंग, अगर आपको टिके रहना है कंपनीज में, मल्टीटास्किंग बनना है। आप पीएचपी सीख रहे हो, कंपनी में आपने 2 साल काम किया, हो सकता है उस बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी, आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो, उस कंपनी में आया डॉटनेट का प्रोजेक्ट, नहीं जावा का प्रोजेक्ट, नहीं पाइथन का प्रोजेक्ट, आप बोलेंगे, या फिर नोड जेएस का प्रोजेक्ट, वो बोलेंगे आपको करना है, सो अडॉप्ट, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लो और आगे चलो, बिकॉज, है ना, हर एक कंपनी वही चाहती है कि मल्टीटास्किंग बनो, राइट? ओके, सो ये सीन क्लियर हुआ कि हमें 3 जगह पे काम करना है। देन अब हमें ये देखना है कि अगर हमें यूजर इंटरफेस ब्राउजर पे क्रिएट करना है, तो ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड करती है और समझ सकती है, राइट? ओके,
देन उसमें हमें सबसे पहले आता है, उसमें सबसे पहले फर्स्ट टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम है HTML, इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एनी ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड। HTML सबसे इजी है, बट इतना याद रखो HTML के बिना कोई भी एप्लीकेशन बन नहीं सकता। बहुत सारे लोग मैंने देखा है मेरे 7 साल में, बहुत लोग ना HTML को बहुत लाइट लेते हैं, ये HTML है, कॉलेज के टाइम पे भी बड़ा है। अगर आप कंपनी में जाके काम करोगे वेब एप्लीकेशन पे ना, तो उनका पहला क्वेश्चन होता है, या क्वेश्चन छोड़ो, रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की कि मेरी जो वेबसाइट्स है ना वो एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। आप बोलेगे सर एसईओ क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिर्फ वेबसाइट बना के छोड़ना नहीं है, जो गूगल या हो गूगल सर्च इंजन से भी अगर किसी ने सर्च करेंगे ना तो आपकी वेबसाइट आनी चाहिए। तो उसके लिए ना मैक्सिमम वर्क HTML में किया जाता है। अगर आपको कुछ भी शो करना है ना तो HTML में ही शो होता है। अगर आप बैकएंड में अगर किसी ने डॉटनेट किया होगा और ASP.NET में काम किया होगा ना, तो ASP.NET से उन्होंने वेब पेज क्रिएट किए होंगे। अगर ASP.NET की लाइफ साइकिल पढ़ोगे ना, उसके अंदर 12th नंबर का पॉइंट होता है, जो भी आप ASP.NEट में कर रहे हो ना सर्वर पे, एट द एंड ऑफ ऑल कोड रेंडर्स इनटू द प्लेन HTML, नो ऑप्शन। एट द एंड ऑफ ब्राउजर में जो कोड आएगा ना वो HTML में ही रहेगा, चाहे आप गूगल की बात कर लो, न तो फेसबुक की, न तो और किसी भी बड़ी कंपनी की। एंड ऑफ ब्राउजर में क्या आएगा, ओनली HTML। सो HTML को आपको ध्यान से समझ लेना है ना, कुछ पता भी है तो भी, है ना, अंडरस्टैंड और करना है, और कुछ चीजें उसमें जान लेनी है, बिकॉज तो HTML इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज आएगी जो ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड करता है। बट जब हम HTML पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार HTML इज इन प्री डिफाइंड, एवरीथिंग इज इन प्री डिफाइंड, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जब चीजें प्री डिफाइन होती है, ऑलरेडी डिफाइन होती है ना, उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अपनी बॉडी, अपनी ह्यूमन बॉडी ले लो, प्री डिफाइन है, कुछ 5 उंगली 6 उंगली नहीं लगा सकते हो ना, इज प्री डिफाइंड। कलर चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, राइट? व्हाई? बिकॉज these are the all are the predefined। तो HTML ना एक ऐसा स्ट्रक्चर देता है, एक स्केलेटन हमें प्रोवाइड करता है ब्राउजर पे जो एक प्रीडिफाइंड हो, बस हमें उसको मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफाई करना है, इसके लिए कुछ एक्सटर्नल चीजें लगेगी, जैसे हम खुद को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा हम प्रेजेंट बनाते हैं तो थोड़ा कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हम थोड़ा सा कोई जेल लगा लेंगे, राइट ना, समथिंग। सो दिस इज द सम एक्सटर्नल चीजें हम अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं। उसी तरह HTML को थोड़ा लुक फील एंड प्रेजेंटेबल बनाना है, सो आपके पास ऑप्शंस होता है CSS is a cascading style sheet used to make web page look feel and presentable। आपका जो HTML का पेज है ना वो लुक फील और प्रेजेंटेबल होना चाहिए, इसलिए हमें क्या चाहिए, CSS की मदद चाहिए। is a cascading style sheet, इसके अंदर ना प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे, है ना, जैसे कि जेल है, जेल एक CSS है, और हेयर हमारे जो बाल है ना वो HTML है, बस उसके ऊपर लगा दो, हो गया काम। समझ में? सो CSS इज ना, है ना, एक कास्केडिंग स्टाइल से उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हमें HTML के ऊपर अप्लाई करनी है, तब जाके आपका वेब पेज लुकफुल एंड प्रेजेंटेबल बनेगा। नेक्स्ट आता है HTML CSS, तो हो गया कि ये डिजाइनिंग का पार्ट है। देन थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जाएंगे जिसके अंदर आपको मिलेगा HTML5 का पार्ट्स। सो पहले हम HTML सीखेंगे बेसिक, उसके बाद HTML5 पे जाएंगे, राइट ना। सो HTML5 के अंदर क्या क्या न्यू चीजें है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि किसी को ना ब्राउजर पे वीडियो चलाना, आप चाहते हो कि मेरे वेबसाइट पे, वेब एप्लीकेशन में कोई वीडियो हो, सो वीडियो को लोड करने के लिए ना आपको एडोब फ्लैश प्लेयर प्लगइन जो होता है ना उसकी जरूरत होती थी बिफोर 5 इयर्स, 2015 के पहले। जैसे HTML5 आया ना तब से इसको हटा दिया, क्योंकि विदाउट एनी प्लगइन हम ऑडियो वीडियो HTML5 की मदद से चला सकते हैं, राइट ना। तो उसने क्या क्या प्लगइन को हटा दिया, प्लगइन को हटा दिया मतलब साइज वेब पेज की कम हो गई, साइज कम हो गई, पेज लोड फास्टर हो जाएगा, दैट्स इट। सो HTML5 कैनवास एंड SVG इज अ बिग थिंग, है ना। कैनवास एंड SVG HTML5 में है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, SVG का मतलब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। आप चाहते हो कि कुछ इस तरह का स्क्वायर रेक्टेंगल, कुछ ऐसे मतलब कि बोलते हैं ना कि कोई ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ना, दैट टाइम ये हमारा कैनवास और SVG बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एंड सिर्फ SVG एंड कैनवास के ऊपर आपकी हायरिंग होती है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। आप कभी देखे होगे ना वेबसाइट पे आइकॉन्स होते हैं, आइकॉन्स, कभी आपने देखा होगा ये आइकॉन्स कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं आइकॉन्स? ये जो आइकॉन जो होते हैं ना
मोबाइल का आइकॉन होता है, लैपटॉप का आइकॉन होता है, किसी भी अमेजोन की वेबसाइट तो अमेजोन का आइकॉन देखो, आप कभी देखोगे ये जो आइकॉन्स है ना, ये सब सारे मोस्टली मैक्सिमम आइकॉन HTML5 के SVG एंड कैनवास से बनते हैं, राइट? सो HTML5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस अगेन, ठीक है। CSS को थोड़ा एडवांस बनाते हैं, थोड़ा मैनिपुलेशन, जैसे CSS के अंदर तो प्रॉपर्टीज है ही, बट थोड़ा उसको एनिमेट बनाना है, एनिमेशन, ट्रांजिशन, वेबसाइट ओपन करते हो ना वेब एप्लीकेशन, थोड़ा एनिमेशन है ना, थोड़ा इफेक्ट्स दिखने चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिवनेस बनाना है, तो उसके लिए CSS3 एडवांस पार्ट को यूज किया जाता है ऑन द ब्राउजर। सो ये तो चार चीजें हमारी डिजाइनिंग की हो गई, हम डिजाइनिंग तो कर लेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रंट एंड यानी कि ब्राउजर पे हमें कुछ लॉजिकल, अगर लॉजिकली कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी है तो, जैसे कि मैं चाहता हूँ मुझे कैलकुलेटर बनाना है, समझ लो मुझे क्या करना है, कैलकुलेटर बनाना है। चलो आपने डिजाइनिंग तो कर लिया कैलकुलेटर इस सारी चीजों का मदद से, बट जब भी एडिशन करना तो लॉजिक लगाने के लिए आपको सर्वर पे जाना पड़ेगा ना, और HTTP सर्वर क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, हर बार सर्वर पे न्यू रिक्वेस्ट भेजता है, इसलिए तो पेज रिफ्रेश होता है हमारा, रिक्वेस्ट जाएगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, अब ये एक एडिशन के लिए सर्वर पर जाएगा, एडिशन करके वापस आएगा, ये सर्वर क्या हमारे अकेले की रिक्वेस्ट लेता है क्या, उसके पास तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आने वाली है। सो तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहेगी जो हमें सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं, वो ब्राउजर पे ही इंप्लीमेंट होनी चाहिए, सर्वर पे जाने की जरूरत ना पड़े। सो वी हैव टू पुट द सम लॉजिक। सो लॉजिक लगाना है तो हमें यूज करना है जावास्क्रिप्ट को। इसको जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी डेंजरस एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो विदाउट जावास्क्रिप्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है, जॉब ही नहीं मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कह दूंगा। विदाउट जावास्क्रिप्ट नथिंग, कोई पूछेगा भी नहीं आपको इंडस्ट्री में, आप बोलोगे सर हाँ इतना इंपॉर्टेंस है, एक बार आपका बैकएंड नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। सब बोलोगे क्यों, इतना क्यों इंपॉर्टेंस है? वर्ल्ड में सबसे टॉप पे लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, जावा नहीं, पाइथन नहीं, डॉटनेट नहीं, सब 5-6 नंबर पे, जावास्क्रिप्ट इज अ टॉप लैंग्वेज लास्ट 3 to 4 years। आप बोलोगे सर इतना क्यों डिमांड है? डिमांड है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट अगर कुछ भी, अगर लॉजिकली आपको कुछ प्रेजेंटेशन करना है ना फ्रंट एंड पे ना, तो एक में ऑप्शन है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ब्राउजर पे ये जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रन होती है, ब्राउजर पे। अगर ऐसे लॉजिक अगर हम ब्राउजर पे इंप्लीमेंट करेंगे तब सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना पार्ट चेंज करना है उतने पार्ट्स को ही चेंज कर लो। एग्जांपल देता हूँ, बेसिक एग्जांपल आप देख लो, आपकी फेसबुक का एप्लीकेशन है ना, यूज करते हो, डेली यूज करते हो, लाइक का बटन है लाइक का बटन, लाइक पे क्लिक करते हो, लाइक पे है ना, तो क्या होता है, 30 का 31 दिखाई देता है, हो सर दिखाई देता है, पूरा पेज रिफ्रेश होता है, नहीं होता है, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है, जाती है, सर्वर पे जाती है, इसलिए तो 30 का 31 होके मिलता है ना, डेटाबेस में भी डेटा ऐड होना तो चाहिए, हाँ होना तो चाहिए, डेटाबेस में ऐड तो होगा, और यहाँ पे आते हैं, या फिर मैं कोई पोस्ट करता हूँ, पोस्ट करते कमेंट्स करते हो, सर कभी भी पेज रिफ्रेश नहीं होता है, तो सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रही है नहीं जा रही है, तो सर्वर पे तो रिक्वेस्ट जाती है, बट होल पेज रिक्वेस्ट रिफ्रेश नहीं होता है। आपका जितना पार्ट को चेंज करना है ना, उतने ही पार्ट्स के लिए रिक्वेस्ट बना के सेंड किया जाता है, और ये सब सारी चीजें आपके जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स ले लो, बट जावास्क्रिप्ट ही उनका कोर होता है, जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हम करते हैं, याद रखना। तो हम चाहते हैं कि सर्वर का लोड कम करना है, फ्रंट एंड पे ऐसा एप्लीकेशन बना दो जो ज्यादा लोड ना ले। फेसबुक इतना बड़ा एप्लीकेशन है, एक लाइक के लिए पूरा पेज रिफ्रेश करने के लिए, है ना, डेटा तो आपका जाएगा ही जाएगा, और सर्वर कितना लोड लेगा, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन थोड़े बनेंगे। हमारा टाइम था, मैं 2009 में फर्स्ट इंजीनियरिंग में था, 2009 में, दैट टाइम जब मैं फेसबुक यूज कर रहा था, दैट टाइम एवरी टाइम मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था, मैं चैट बॉक्स हम ऐसे ओपन करते बैठते थे, और जब भी रिफ्रेश करते, हमें हर बार रिफ्रेश करना पड़ता था ताकि कोई सेंड करेगा मैसेज तो दिखाई दे। तो देखो कितना इंप्रूव किया, क्योंकि उस टाइम पे इन सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो धीरे 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 उन्होंने उसको इम्प्रूव कर दिया। आप देखो ना, व्हाट्सअप क्या है, ब्राउजर पे ओपन करके व्हाट्सअप यूज करते ना, व्हाट्सअप वेब, पूरा जावास्क्रिप्ट, मैक्सिमम वर्क इज इन जावास्क्रिप्ट।
सो इसीलिए जावास्क्रिप्ट एक टॉप पे, ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज नहीं होती है। गेम ले लो, वेब बेस्ड गेम, वेब बेस्ड 99% वर्क जावास्क्रिप्ट, 99%। क्योंकि ब्राउजर पे अगर कोई लॉजिकली इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको कुछ करना है तो ओनली वन थिंग्स विच इज द जावास्क्रिप्ट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट जावास्क्रिप्ट आप फुल स्टैक डेवलपर कभी भी नहीं बनोगे। सो हमें मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है जावास्क्रिप्ट पे, लॉजिकल लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है ना। एचटीएमएल से ऐसे ठीक है, डिजाइनिंग का पार्ट है, बट जावास्क्रिप्ट इज अ लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। देन तो जावास्क्रिप्ट को और थोड़ा सपोर्टिव, कि जावास्क्रिप्ट तो हमारा क्या कोर है, कोर है तो बहुत सारे कोर्स हमें खुद से लिखने होते हैं, है ना। कोर में क्या होता है, बहुत सारा कोड खुद से लिखना होता है, बट वही स्ट्रॉन्ग कोड होता है। बट थोड़ा हमें फास्ट ग्रो करना है, मुझे मेरे पास 100 डेज का मेरा एस्टिमेट टाइम है प्रोजेक्ट का, कंपनी का। हम चाहते हैं कि 60 डेज में मुझे उसको कंप्लीट करना है, तो जावास्क्रिप्ट के बहुत सारी चीजें मुझे ऑटोमेटिकली मिलनी चाहिए, ऑटो ऑलरेडी डेवलप हुए हुए मॉडल्स मुझे मिलने चाहिए, समझ रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट की बनी बनी लाइब्रेरी अगर हमारे पास रहेगी तो इजीली हम फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसे रहती है ना जो हमें बार बार यूज करनी होती है। सो उन्होंने क्या किया, बना दी एक जे क्वेरी लाइब्रेरी, जे क्वेरी यानी कि जावा क्वेरी, यानी कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी बना दी। वो बोलता है दिस इज जे क्वेरी। तो जे क्वेरी क्या करता है कि अपने फ्रंट एंड पे, ब्राउजर पे ही उस कोड को इंप्लीमेंट करता है। ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट से बनी बनी हुई लाइब्रेरी है, बस हमें बोलते कि ये ऑलरेडी आप कोर में 100 लाइन्स का कोड कर रहे थे एक सीन के पीछे, अभी वो बस आपको 2 लाइन का कोड करना है, क्योंकि ऑलरेडी 100 लाइन्स का कोड हमने लिख के रखा है। सपोर्टिव लाइब्रेरी, राइट। सो इसलिए जे क्यूरी इंपॉर्टेंस है। जे क्यूरी भी, विदाउट जे क्यूरी भी एप्लीकेशन आजकल इंडस्ट्री में नहीं बनते हैं। सो एवरी टाइम यूज द jQuery लाइब्रेरी ऑफ द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीखोगे, jQuery आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ओके, इसलिए फोकस ऑन द जावास्क्रिप्ट। ओके, तो जावास्क्रिप्ट पे हम लेटेस्ट वर्जन पढ़ेंगे, इक्मा 6 जो हम बोलते हैं, जिसको मॉडर्न जेएस बोलते हैं। ओके, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स आते हैं। आप बोलोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स सर हमने जावा में पढ़े थे। आजकल की डिमांड है कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बिकॉज ट्रेंडिंग, ठीक है। सो उसको हमें अच्छे से देखना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स में जावास्क्रिप्ट। लास्ट का आपका एप्लीकेशन आता है कि देखिए कि मैंने तो एक वेब एप्लीकेशन बना दिया, ठीक है, चलो कि अपने वेबसाइट बना दी इस ब्राउजर पे, जो कि हमारे ब्राउजर सपोर्ट करता है, कि ये ब्राउजर है डेस्कटॉप का, मेरे लैपटॉप का, जिसके ऊपर ये एप्लीकेशन मेरा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है, नो डाउट। बट जो आपका यूजर है, क्लाइंट है, वो आपके उस वेबसाइट को, उस एप्लीकेशन को सिर्फ लैपटॉप से एक्सेस नहीं करेगा ना, हो सकता है कोई मोबाइल से भी एक्सेस करे। अब देखो, मोबाइल से कोई एक्सेस करेगा तो मोबाइल की विड्थ एंड लैपटॉप के ब्राउजर की विड्थ डिफरेंट है। सर उसके लिए बूटस्ट्रैप यूज करते हैं ना। यस यस, वही मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि हर एक की विड्थ क्या अलग अलग है। जैसे टैब में ओपन किया तो उसकी विड्थ अलग है, सो डेस्कटॉप की विड्थ अलग है, मोबाइल की विड्थ अलग है, टैब की विड्थ अलग है। तो हम हर एक विड्थ के हिसाब से 3 वेबसाइट तो नहीं बना देंगे, राइट ना। इट्स नॉट अ गुड टेक्निक कि आप 3 वेबसाइट, मोबाइल के लिए अलग, डेस्कटॉप के लिए अलग और अपने टैब के लिए अलग बना दो, राइट ना। तीनों को मेंटेन करना बहुत हेक्टिक होगा और बहुत कॉस्टली होगा। सो एक ही ऐसा एप्लीकेशन बना दो, एक ही यूजर इंटरफेस ऐसा बना दो कि वो हर एक डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंग काम करे। ऐसे एक यूआई बना दो जो ब्राउजर पे भी चले, यानी कि अपने डेस्कटॉप के, मोबाइल से भी एक्सेस हो और अपने टैब से भी हो, राइट। ओके, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन। अगर वो एप्लीकेशन करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मीडिया क्वेरी। क्या करते हैं यूज? मीडिया क्वेरी। अब बोलो सर मीडिया क्वेरी क्या है? सो मीडिया क्वेरी इज अ पार्ट ऑफ द सीएसएस। मीडिया क्वेरी इज अ पार्ट ऑफ द सीएसएस। उन्होंने वहां पे हर एक विड्थ के लिए प्रॉपर्टी हमें लिखनी होती है कि अगर यही एप्लीकेशन अगर हम डेस्कटॉप पे रन करेंगे, इतने विड्थ में रन करेंगे तो क्या होगा, इसमें रन करोगे तो क्या होगा, लाइक दैट। बट ये उन्होंने देखा कि मीडिया क्वेरी में बहुत बड़ा कोड लिखना होता है, हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग। हम नहीं चाहते कि हर एक के लिए कोड लिखे। सो इसको ना थोड़ा शॉर्टकट उन्होंने बना दिया। उन्होंने क्या किया,
जितने भी ऊपर वाले टेक्नोलॉजी दिख रही है ना, ये सब सारे HTML से लेके मीडिया क्वेरी तक, इन सब का मिलके ना एक लाइब्रेरी बना दी। और वी कैन से लाइब्रेरी, नॉट अ लाइब्रेरी, वी कैन से द फ्रेमवर्क, जिसका नाम था बूटस्ट्रैप। व्हाट? बूटस्ट्रैप, जो लेटेस्ट है 4, ठीक है। सो बूटस्ट्रैप को बना दिया, जिसके अंदर उन्होंने ऐसे CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery को लिखा कि वो अब बस कुछ चीजें वहां पे है ना डाल दो, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव करके देगा। इसको बोलते हैं ग्रिडिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ग्रिडिंग सिस्टम। ग्रिडिंग सिस्टम का मतलब होता है, ये देख लो, ये ग्रिड है मेरा, समझ लो कि 12 ग्रिड होते हैं, वो बूटस्ट्रैप के अंदर देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। मानो ये मेरा एक पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर ये पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और एक थर्ड पार्ट है, दिखाई दिया, 3 पार्ट है। सो हम क्या करेंगे, टोटल 12 ग्रिड है, तो इसको 4 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 4, कितने हुए? 12। 12 से ज्यादा नहीं होते। अब हमने बोला कि ये कौन सा है, ये 1200 पिक्सल से बड़ी विड्थ है, यानी कि हमारी लार्ज डेस्कटॉप है। इसमें हर एक को 4 ग्रिड दिया। हमने बोला जब ये मोबाइल में जाएगा ना, मोबाइल में, तो हमने बोला कि ये जो है ना, इसको जो 4 ग्रिड थे ना, ये 12 ग्रिड लेगा। कहाँ पे? स्मॉल विड्थ में। जब हम इसको स्मॉल विड्थ में लेके जाएंगे, वो कितना लेगा? 12। अब ये 12 लेगा तो रिमेनिंग कहाँ पे आएगा? न्यू लाइन पे आएगा ना, क्योंकि 12 हो गया ना, खत्म, ग्रिड ही नहीं बचते ना, तो न्यू लाइन पे आएगा। ये भी बोलेगा, मुझे इसको भी हमने 12 किया, ये बोलेगा स्पेस ही नहीं है, तो ये भी कहाँ पे आएगा? न्यू लाइन पे। तो मोबाइल में जाएंगे ना, तो वर्टिकल कॉलम में, ये वर्टिकल कॉलम में मोबाइल के विड्थ में ना एक के नीचे एक आएंगे, देखो कहाँ पे आएंगे? एक के नीचे, राइट। और डेस्कटॉप पे जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल आते हैं। हाउ इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल यूजिंग द बूटस्ट्रैप। ओके, बूटस्ट्रैप। सो ये जो मैंने टेक्नोलॉजी बनाई, ठीक है, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हमारे यूजर इंटरफेस को बना रहे हैं कि आपका वेब पेज कैसे होगा, कौन सी विड्थ होगी, डिजाइनिंग, फ्रंट एंड पे लॉजिक, जो भी लगाना लगा दो। जैसे मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? बिकॉज वो फ्रंट एंड पे काम करती है, ब्राउजर पे काम करती है, सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें फ्रंट एंड पे की जाती है। तो इसको और है ना, जैसे मॉडर्न हम वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो देखो जैसे फेसबुक का ले लो, यूट्यूब ले लो, गूगल ले लो, राइट ना, इन सब सारे क्या है ना, कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं कि विदाउट रिफ्रेशिंग वन पेज एप्लीकेशन पे काम करते हैं। यूआरएल एक ही रहेगा, बट अंदर वाला कंटेंट्स देखो चेंज हो सकता है, बट यूआरएल एक ही रहेगा, यूआरएल एक ही रहेगा, ओके, बट अंदर का कंटेंट चेंज होगा, राइट। ओके, सो इसको बोलते हैं वन पेज एप्लीकेशन। अगर वन पेज एप्लीकेशन, जैसे फेसबुक इज वन पेज एप्लीकेशन, ऊपर देखो यूआरएल चेंज नहीं होता है ना, फिर भी लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, चेंज होता है ना आपका डेटा कंटेंट। सो जितना पार्ट को चेंज करना, उसी पार्ट को चेंज करते हैं, ये डोम में होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के। सो ये जो पार्ट्स है ना, ये इंप्लीमेंट करने के लिए 3 फेमस जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स को यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है रिएक्ट जेएस, एक आता है रिएक्ट जेएस, सेकंड आता है एंगुलर जेएस, एंड फोर्थ आता है वेव जेएस। इसके अलावा भी है, बट दिस इज द फेमस टॉप 3 लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स इन द मार्केट। उसमें से कोई भी एक का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, और हम रिएक्ट जेएस को पढ़ने वाले, राइट ना, बोला ना कि हम क्या करेंगे, रिएक्ट जेएस को पढ़ेंगे, ठीक है। सो उसमें से रिएक्ट जेएस, तीनों का काम क्या होता है, वन पेज एप्लीकेशन। फेसबुक, ये रिएक्ट जेएस है जो फेसबुक ने बनाया। फेसबुक इज कम्युनिटी, इज अ बिग कम्युनिटी, तो देखो स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन ऑब्वियसली होगा। पूरा फेसबुक, पूरा व्हाट्सएप रिएक्ट बेस है, जैसे चैट बोर्ड, चैट विंडो जो हम देखते हैं ना, वन पेज एप्लीकेशन, पेज रिफ्रेश नहीं होता है। आपका चैट बॉक्स क्या है, अपना व्हाट्सएप क्या है, वन पेज एप्लीकेशन है, ठीक है ना। सो कोई भी पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, राइट ना। सो दिस इज कॉल्ड रिएक्ट, ये रिएक्ट जेएस से बन रहा है। रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट जेएस के आगे का पार्ट, आगे का पार्ट नहीं बोल सकते, अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है और ऐसा एप्लीकेशन आपको बनाना है जो एंड्रॉयड पे भी चले और आपके आईओएस पे भी चले, जो आजकल बनाए जाते हैं आयोनिक, एक होता है, और दूसरा आता है रिएक्ट नेटिव। सो रिएक्ट नेटिव एक एप्लीकेशन, एक लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से, ये रिएक्ट जेएस के पार्ट है जो रिएक्ट नेटिव, जिसकी मदद से ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं जो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट हो, जैसे आईओएस पे भी चले और एंड्रॉइड पे भी चले, करेक्ट, ओके। सो वो रिएक्ट जेएस हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सो ये हमारा रहेगा, और ये पूरा का पूरा कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा पता है, आपके ब्राउजर में। इस पेज को अभी देखो, मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, ये कोड मुझे दिख रहा है ना,
जो भी दिख रहा है ना, दिस इज योर द फ्रंट एंड। और जितने भी मैंने टेक्नोलॉजी बनाए बताई ना यहाँ पे, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी आपको ब्राउजर पे इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देगी। राइट क्लिक करके किसी भी वेब पेज पे, किसी भी वेब पेज पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करना। क्या करना? व्यू पेज सोर्स। अब देखना सबसे टॉप पे स्टार्ट होता है HTML, जावास्क्रिप्ट, जेसन है ना। मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीजें यूज है। बूटस्ट्रैप, फॉन्ट, CSS देख रहा है, ये CSS के पार्ट्स है। ये देखो jQuery.js, JS, यहाँ पे CSS डाल के रखी है। ये सब सारी चीजें। ये देखो जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट, HTML का पार्ट है, डिजाइनिंग का पार्ट है। हर एक चीज यहाँ पे, हर एक चीज दिखाई देगी, क्योंकि ये क्लाइंट साइड, इसी को तो इसको क्लाइंट साइड या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ब्राउजर के अंदर। आप गूगल को भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। हमने रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड किया, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स दे दिया, और फ्रंट एंड का जितना भी कोड था ब्राउजर के मेमोरी में स्टोर कर दिया, और अब हम उसको शो कर रहे हैं, या हमें अभी शो हो रहा है। बट इसके लिए ये पूरा का पूरा फिर ब्राउजर के मेमोरी में होना चाहिए। मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है? ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर कर रहा है ना, दिस इज योर द फ्रंट एंड, दिस इज योर द क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, राइट? ओके, देन फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वट एवर, और हम क्या करते हैं, यहाँ से सबमिट करते हैं, बट पता नहीं बैकएंड में डेटा कहाँ पे जाता है, जिसको बोलते हैं बैकएंड। अब बारी आती है हमारे बैकएंड की। जब डेटा हमारा जाता है सर्वर पे, जब डेटा सर्वर पे जाता है तो सर्वर पे ऐसी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे सर्वर पे टेक्नोलॉजी है, राइट? ओके, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सर्वर साइड का लॉजिक लगा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टेक्नोलॉजी आती है PHP। सेकंड है आपके पास, हो सकता है आपके पास जावा हो, आपके पास पाइथन भी है, ओके, पाइथन भी यूज कर सकते हो। आपके पास ASP है, ASP को भी यूज कर सकते हो, ओके। आपके पास नोड है, Node.js को भी यूज कर सकते हो। आपके पास हो सकता है रूबी ऑन रेल है, पर्ल को भी यूज कर सकते हो। एनीथिंग, बहुत सारी टेक्नोलॉजी सर्वर पे। अगर देखा जाए तो ये फेमस टेक्नोलॉजी है ना, 5 यूज की जाती है मोस्टली। तो Node.js तो हमारा बाद का पार्ट आता है, मतलब कि जब आप React.js पे काम करते हो ना, या Angular पे, उसके बाद Node.js आता है। तो ये चलो, इसको हम ऑप्शन रखते हैं, इसको नहीं सोचना है अभी, इन चारों के बारे में सोचना है, राइट ना। Node.js इज अ ट्रेडिंग करंट न्यू मार्केट टेक्नोलॉजी है, बट इसको समझने के पहले इनको समझना इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक टेक्नोलॉजी हमें आउट ऑफ दिस एक को चूज करना है। अब मैं PHP क्यों बोला, मैंने इसलिए सबसे स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिखाया। फुल स्टैक वेब डेवलपर, अगर आपको किक करना है, अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप कर रहे हो ना, सो अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस लेके, कुछ प्रोजेक्ट करके अगर आपको इंडस्ट्री में एंट्री करनी है ना, तो इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। क्योंकि एज अ फ्रेशर्स हो, एज अ कैसे भी हो, तो बीच में एंट्री मिल जाती है और लाइफ टाइम काम कर सकते हो। लाइफ टाइम, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको मॉडर्न मॉडर्न चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप PHP के साथ काम करते हैं, इतने काम ना होता है, बाद में आपको क्लाउड आता है, AWS, वेब सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती है। बाद में आप धीरे धीरे नोड पे भी आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे जाके मीन स्टैक डेवलपर बन सकते हो, ओके। सो एंट्री करना है आपको, है ना। ये सब सारी चीजें जावा, पाइथन है, मोस्टली ना एज अ फ्रेशर्स को ज्यादा डिमांड करती है, ना तो डायरेक्टली एक्सपीरियंस वालों को, ठीक है। ओके, सो हम चाहते हैं कि आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें आगे जाना है, करेक्ट ना। इसलिए मैंने सजेस्ट किया था PHP, दिस इज द माय बेस्ट थिंग, कि मैं थिंक कर रहा हूँ कि बेस्ट आपके लिए कि ये ग्रेट है। बट आपके पास ऑप्शन है, पहले से मैंने बोला है, कोई भी चूज कर सकते हो। बट अगर मुझे पूछते हो सर क्या लेना है, तो आई सजेस्ट PHP, बिकॉज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जॉब, कंपनी रिक्वायरमेंट की सबसे ज्यादा क्या डिमांड है। ओके, तो आपको इजीली एक इंडस्ट्री में एक बोलते हैं ना किक मिलेगा, आप एंट्री कर पाओगे, एंड देन धीरे धीरे आप जहां पे भी जाना है जा सकते हो। ओके, पहले एंट्री तो मिलनी चाहिए, इसलिए आई सजेस्ट कि गो विद द PHP। ओके, सो ऐसे हम कंसिडर चल रहे हैं कि हम PHP लेंगे, ठीक है ना। जिस जो सर्वर साइड पे काम करेगी, है ना। PHP जैसे फेसबुक बनाए PHP के बेस पे, विकीपीडिया बनाए, बहुत सारे, मैं तो ऐसे बताऊं, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। PHP की खासियत जब हम PHP पढ़ेंगे मैं बताऊंगा। CMS होते हैं उसके, CMS एंड फ्रेमवर्क्स, ये 2 पार्ट आते हैं, है ना। फ्रेमवर्क, आपने कभी CMS में वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, बहुत बार सुना होगा वर्डप्रेस, जो ब्लॉगिंग के लिए, ई-कॉमर्स के लिए यूज की जाती है। ये PHP का CMS है, वर्डप्रेस, मजेंटो, जूमला, है ना। ये सबसे फेमस फेमस फ्रेमवर्क है, जो गवर्नमेंट भी मजेंटो पे काम करती है, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स भी आप देखोगे तो इट्स बिग CMS।
CMS का मतलब होता है कि विदाउट सिंगल लाइन ऑफ द कोड वी कैन मेक द वेब एप्लीकेशंस, राइट ना, जो हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, मैजेंटो प्रोवाइड करता है, Joomla प्रोवाइड करता है, जो PHP के CMS आते हैं। और फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर आपको कोर PHP को ही इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि उसके अंदर था कोडिग्नेटर, जो हम CMS पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कोडिंग पे जाना है ना। तो फ्रेमवर्क्स इस PHP जब हम पढ़ेंगे उसके बाद जाएंगे एक फ्रेमवर्क्स के ऊपर, जिसका एक फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे CI मतलब कोडिग्नेटर, जो MVC पैटर्न को फॉलो करता है। किन से पैटर्न को? MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसको हम बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसको फॉलो करता है। उसके और भी फ्रेमवर्क्स है PHP के, कोडिग्नेटर, लारावेल, उसके बाद आता है किक PHP, सिम्फोनी, EI2, जेंड फ्रेमवर्क। बट मार्केट में कोडिग्नेटर गूगल का प्रोडक्ट है, सो कोडिग्नेटर एंड लारावेल को डिमांडेड है, बट एज अ एंट्री पॉइंट के लिए कोडिग्नेटर बेस्ट ऑप्शंस, राइट ना। कोई भी पैटर्न सीख लो, MVC इज अ बेस्ट, राइट ना, बट मैं यहाँ पे आपको कोडिग्नेटर पढ़ाने वाला हूँ, जो MVC पैटर्न है कोडिग्नेटर। सो आप PHP के साथ जाते हो तो PHP विद कोडिग्नेटर हम जाएंगे। एंड देन बात आती है हमारे डेटाबेस की। सर्वर साइड तो होगा जिससे हम मैनिपुलेट करेंगे PHP की मदद से। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, सबमिट किया, PHP से मैनिपुलेट करेंगे, डेटा लेंगे जो भी है, एंड डेटाबेस में फाइनली स्टोर कर देंगे। अगर आप डेटाबेस यूज कर रहे हो तो हम यहाँ पे सबसे फेमस डेटाबेस यूज करेंगे जिसका नाम है MySQL, जो ओरेकल कॉर्पोरेशन का है। ओरेकल उसको मेंटेन करता है, ठीक है, राइट। ओके, सो MySQL डेटाबेस को हम पढ़ेंगे। मेनली हम SQL को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज अगर हम पढ़ लिए तो हम किसी भी डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि MySQL सर्वर हो माइक्रोसॉफ्ट का, या ओरेकल हो, या फिर आपके पास IBM DB, पोस्टग्रे, PLSQL, अदर टेक्नोलॉजी, राइट ना, जो डेटाबेस प्रोवाइड करती है। तो मोस्टली हमें SQL पे जाना है। सो MySQL को पढ़ेंगे, ओके, एंड देन हम बनेंगे फुल स्टैक डेवलपर। तो फुल स्टैक डेवलपर के रिक्वायरमेंट फ्रंट एंड के टेक्नोलॉजी के साथ एक फ्रेमवर्क्स, कोई भी एक जो हम एडजस्ट करेंगे, बैक एंड कोई भी टेक्नोलॉजी के साथ एक फ्रेमवर्क, जैसे PHP करते हो उसके साथ कोडिग्नेटर, जावा करोगे उसके साथ स्प्रिंग MVC, पाइथन करते हो उसके साथ डिजांगो, है ना, और ASP करते हो तो ASP.NET MVC, ठीक है। सो ये टेक्नोलॉजी हमें करनी इंपॉर्टेंस होती है। इसी तरह हम PHP के साथ कोडिग्नेटर और एक डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस आएगा। सो दिस इज आवर द सिलेबस जो हम कवर करेंगे, इज अ बिग सिलेबस, ओके। देन PHP में क्या कवर होगा, HTML में क्या क्या कवर होगा, है ना, कोऑर्डिनेटर में क्या क्या कवर होगा, इन सारे सिलेबस को मैं आज या कल आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। देन आप देख सकते हो हर एक टॉपिक्स में क्या क्या कवर होने वाला है, ठीक है। और देन आपको और भी आइडिया आ ही जाएगी कि क्या सिलेबस कवर होगा। मैंने तो बता दिया PHP पूरा कवर होगा, जिसमें हम एडमिन पैनल बनाएंगे, डेटा स्टोर करके, रिट्रीव करके, मैनिपुलेट जो होता है ना, पूरा एडमिन पैनल, एडमिन प्रोसेस, और पूरा एडमिन पैनल हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले। ओके, सो दिस इज अवर द सिलेबस। बस जस्ट मैंने एक आर्किटेक्चर बनाया कि किस तरीके से हमारा वेब एप्लीकेशन काम करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज होती है, राइट। ओके, सर्वर का कोड कभी भी ब्राउजर पे नहीं शो होता है, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसके लिए हमें सर्वर पे ही जाना होता है, ठीक है। और फ्रंट एंड क्या, ये सब सारी टेक्नोलॉजी कहाँ पे एग्जीक्यूट होती है? ब्राउजर पर, हम ब्राउजर पे देख सकते हैं। तो जो होता है ना इंस्पेक्ट एलिमेंट, जो टूल होता है ना, उनको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ब्राउजर पे इंस्पेक्ट एलिमेंट को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो वो सब सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बट समझ में आपको कि कोर्स में क्या क्या कवर होगा। ये बाद में जो मैंने बोला है, जो एक्सपीरियंस लेटर, प्रोजेक्ट, वो तो सब सारी चीजें रहेगी, हम टेक्निकली अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हर एक पॉइंट में क्या क्या कवर होगा उसका डिटेल सिलेबस मैं आपको मेल पे या व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, जस्ट गो थ्रू, ओके। कल का सेशन हम जो स्टार्ट करेंगे, हम पहले फ्रंट एंड को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे बैक एंड पे, एंड देन बैक एंड के साथ डेटाबेस आता है, ठीक है, बट पहले हम फ्रंट एंड को कंप्लीट करेंगे। सो कल का सेशन जो रहेगा हमारा HTML के बेसिस पे, देन कहाँ पे कोड लिखना है, कैसे कोड लिखना है, क्या क्या करना है, एवरीथिंग हम कल के सेशन पे देखेंगे, ठीक है। कल के सेशन रहेगा हमारा HTML का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सर कल कितने बजे रहेगा? कल भी हम सेम ही टाइम रखेंगे ना, मंडे से सर देखेंगे नहीं, सेम टाइम नहीं, कल रखो ना यार, 11 बजे, सुबह 11 बजे रखने वाले थे ना। 11 बजे मैं देखता हूँ, बात करके आपको अपडेट करता हूँ एक बार शेड्यूल, ठीक है दीपक, मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है। ठीक है, चलेगा, ओके। और किसी को कोई पूछना इसमें कुछ रहेगा, पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर, बाकी क्लियर हो गया। समझ में आना क्या पढ़ने वाले, ये तो पहले हाँ, क्लियर होगा ना। आर्किटेक्चर समझ गया मैं पूरा।
अपना फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। ओके। ओके और सर, हाँ हेलो हाँ बोलिए। सर, मुझे जरा प्रॉब्लम, यस दीपक। सर बोल रहा हूँ ना, मुझे इसका इंग्लिश का जरा ना प्रॉब्लम होता है। ओके हाँ वही। चलेगा ना, नो इशू। कुछ रहेगा तो मैं आपको पूरा बता दूंगा एक्सप्लेन ठीक है करके। ठीक। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी अबाउट दिस। बाकी टेक्निक ये समझ में आया ना, आर्किटेक्चर में क्या क्या चल रहा है, कहाँ हाँ कहाँ। ये तो सर। ठीक है चलेगा। ओके ये माधुरी, हाँ सर। क्लियर एवरीथिंग। हाँ सर क्लियर। ओके ठीक है। सो कल का मैं अपडेट करता हूँ वैसे टाइम, एंड देन कल का देखते हैं क्या क्या होगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग भी हम आगे का मंडे से देखेंगे, ठीक है। सो कल का भी सेशन अपडेट करता हूँ टाइम वगैरह। ओके ठीक है। ओके 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 सर, बाय, थैंक यू। ओके बाय, गुड थैंक नाइट। यू थैंक यू सर। सर। बाय। ओके सर थैंक